कलावंत हैं उनको संरक्षित करने और उस कला के वापस डिसेमिनेशन के लिए काम करते हैं। साथ ही साथ भारत सरकार की गुरु शिष्य परंपरा के तहत भी ऐसी लुप्त हो रही कलाओं को वापस रीइंफोर्स करने के लिए हम जो है अपने रेपर्टरी ग्रांट प्रदान करके इस तरह की गतिविधियों को करते हैं। इस तरह का प्रस्ताव यदि राज्य सरकार से आता है तो निश्चित रूप से उसके ऊपर सकारात्मक विचार किया जा सकता है। श्री मनीष तिवारी जी। Thank you very much, Mr. Speaker, sir. Mr. Speaker, sir, though this question pertains to the National Cultural Fund, but with your permission, may I ask a broader policy question pertaining to culture? You know, India is a civilizational continuum which has evolved over the millennia. And there are various strains, various influences, various confluences which have gone into shaping the syncretic idea of India. My question, Mr. Speaker, sir, to the Honourable Minister through you is, does the government believe in the multicultural, multilingual, pluralistic, multi-ethnic ethos of India? And if it does believe that India is in fact a syncretic continuum of different confluences, what is the government doing to promote this very pluralistic idea of India? माननीय अध्यक्ष महोदय, हालांकि माननीय सदस्य का प्रश्न मूल प्रश्न से कहीं संबद्ध नहीं है। उन्होंने बहुत विस्तृत आइडिया जो है पॉलिसी मैटर पर प्रश्न किया, लेकिन आपकी अनुमति से मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करता हूँ। भारत की संस्कृति में निश्चित रूप से हजारों साल तक सभ्यतागत विकास हुआ। मैं एक बार फिर माननीय वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि इस हजारों साल का जो विकास का क्रम था, उस विकास को क्रम को जानने, पहचानने, खोजने और समझने के लिए जो आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस होते हैं, सामान्यतः एक्सकेवेटेड साइट्स को, चाहे दिल्ली के पुराना किला में जहां हम 7 जो है डिफरेंट ईरा को एक साथ में देख सकते हैं, उनके डेवलपमेंट को साथ में देख सकते हैं, उससे की सभ्यता और आर्कियोलॉजी को एक साथ हम समझ सकते हैं। वो आर्कियोलॉजिकल स्टडीज़ करने के बाद, साइंटिफिक स्टडीज़ करने के बाद में दुनिया भर में इस तरह की परंपरा है कि आर्कियोलॉजिस्ट उस साइट को अबेंडन कर देते हैं, उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस से फिल करके उसको छोड़ दी जाती है, ताकि भविष्य में कभी कोई उसमें और अगर अनुसंधान करे तो उसके लिए प्रयास किया जा सकता है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में वडनगर की आर्कियोलॉजिकल साइट को हमने एक एक्सपीरियंस जोन में गुजरात सरकार और भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने मिलकर के बदला, और उसका परिणाम यह था कि जो कोई भी वहां गया उसके मन में भारत के प्रति एक गर्व, भारत के इस उद्विकास के प्रति एक गर्व का भाव जो है वो समाहित हुआ। माननीय वित्त मंत्री जी ने कल एक नई योजना देश नाम से जो दिया, उससे एक नई योजना इस तरह की घोषित की है, जिसमें हम 15 संरक्षित ऐसे स्थल जहां एक्सकेवेशन हुआ है, जहां हम इस पूरी कंटिन्यूटी को एग्जिबिट कर सकें, लोग देख सकें, समझ सकें भारत ने किस तरह से जो है पिछले 10,000 साल की विकास यात्रा पूरी की है, उनको एक्सपीरियंस जोन बनाने की घोषणा की है। भारत सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी का मंत्र, जिसकी इस सदन की शायद हर पत्थर गवाह होगा, कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सभी का सम्मान, इस विश्वास और विचार के साथ में काम करने वाले हम लोग हैं। हम सबका साथ करते हैं, सबको साथ लेकर के सबका विकास करते हुए और साथ में सभी धाराओं का सम्मान करते हुए भारत को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। और उसके लिए मुझे लगता है कि कहीं सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। देश के गरीब के घर में जाकर के वो किस जाति, संप्रदाय, समाज, पूजा पद्धति या राजनीतिक आस्था से जुड़ा है, उसको जाकर के देखेंगे तो उसका प्रत्यक्ष प्रमाण वहां देखने को निश्चित मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 26, श्री चौहान रविंद्र बसंत राव। क्वेश्चन नंबर 26। माननीय मंत्री महोदय। ऑनरेबल मेंबर। अध्यक्ष महोदय, कई बीमा कंपनियों के कुछ कर्मचारी अनुचित व्यापार व्यवहार अर्थात अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में सम्मिलित रहते हैं, जैसे कि मिस सेलिंग अर्थात किसी बीमा उत्पादन को अनुचित रूप से विक्रय करना। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि सरकार द्वारा मिस सेलिंग जैसे अनुचित व्यापार व्यवहार को रोकने संबंधी क्या उपाय किए गए। जहाँ तक बीमा क्षेत्र के विकास के लिए और ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए IRDA का एक स्वतंत्र
नियामक संस्था है। कंपनियों पर इल्डा निगरानी रखती है और साथ में ग्राहकों की शिकायतों का वितरण भी करती है। साथ में आईडा की निगरानी में बीमा लोकपाल की भी व्यवस्था है और ऐसे जो कर्मचारियों का आता है वो इल्डा के माध्यम से उन कंपनियों के माध्यम से कराया जाता है। ऑनरेबल मेंबर सप्लीमेंट्री। अध्यक्ष महोदय, बीमा पॉलिसी बेचते समय बीमा कंपनियों के कर्मचारी क्लेम सेटलमेंट में प्रक्रिया के बारे में बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन क्लेम सेटलमेंट के समय बीमा कंपनियों के व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि सरकार द्वारा बीमा कंपनियों के क्लेम सेटलमेंट रेशो में सुधार लाने के लिए क्या उपाय किए गए? अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी कहा कि इल्डा के माध्यम से सारा ध्यान रखा जाता है, लेकिन जहां तक बीमा सेटलमेंट का बात माननीय सदस्य ने किया है, अगर आप देखें तो 24-25 में जीवन बीमा के तहत जहां 6,30,171 लोगों का बीमा सेटलमेंट हुआ है, साधारण बीमा में 1,06,777, स्वास्थ्य बीमा में 99,032, कुल मिला के 8,35,980 बीमा सेटलमेंट किया गया है। इसमें ये पूछ रहे अपील का प्रावधान भी है कि कोई सारा प्रावधान है इल्डा के व्यवस्था में सब दिया गया है, लोकपाल का भी व्यवस्था उसमें। अच्छा, ठीक है। श्री सुधीर गुप्ता। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद भी देना चाहता हूं और जानना भी चाहता हूं कि बीमा की विभिन्न योजनाएं जो 2014 के बाद प्रारंभ हुई, उसमें विशेष रूप से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो 18 से 70 वर्ष आयु वर्ग के लोगों के लिए 20 रुपये वार्षिक प्रीमियम पर 2 लाख रुपए का बीमा कवरेज दिया जा रहा है। इसमें संचयी नामांकन 56 करोड़ हुआ है। ये निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं कि ये वित्त मंत्रालय ने एक बेहतर प्रबंधन दिया, पर मैं जानना चाहता हूं कि इसको प्रत्येक नागरिक तक पहुंच बन सके, इस हेतु क्या ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, पोस्ट ऑफिस या कॉमन सर्विस सेंटर स्तर पर इसकी फॉर्मेलिटीज पूर्ण हो सके और प्रत्येक व्यक्ति अपनी पहुंच बढ़ा सके, इसके लिए कोई प्रत्येक नागरिक को सुलभता से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का कवरेज प्राप्त हो सके, इसके लिए कोई योजना बनाएंगे क्या? अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पहले बताया कि 2014 के बाद से यशस्वी प्रधानमंत्री जी आम आदमी का कल्याण के साथ साथ उसकी बीमा भी हो सके, ऐसी तमाम योजना लेकर के हमारी सरकार आई थी। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य बीमा, किसान के लिए भी बीमा लेकर के आई, ऐसे तमाम अन्य बीमा चीज़ों लेकर के आई। अभी सदस्य ने पहले बताया कि जहाँ तक जीवन ज्योति योजना का मामला बताया उन्होंने, वहाँ जब 26.32 करोड़ लोगों ने बीमा कराया है, नामांकन किया, जिसमें 50% महिलाएं हैं। वहीं पे प्रधानमंत्री सुरक्षा में माननीय सदस्य ने स्वयं बताया कि 56.15 करोड़ लोग नामित हुए, जिसमें 50% तो महिलाएं हैं। हमारी सरकार का प्रयास है कि इसको प्रयास करके ज़्यादा से ज़्यादा अंतिम व्यक्ति तक को इसको बीमा को पहुँचाने का काम किया जाए। श्रीमती महुआ मोइत्रा। Thank you, sir. Thank you. I've got a question for the Honourable Minister, who is also here. Following the question my colleague asked on the question of general insurance and especially medical insurance. So the Minister mentioned that of the complaints made to the IRDA through the Bima Bharosa, he said most of them were in the life insurance and 99,000 claims have been settled via this portal in the field of medical insurance. Now, sir, all of us, every single one of us here, have parents or relatives who have gone through small surgical procedures at private hospitals, and for the sum of 3 lakhs, 4 lakhs, under 5 lakhs, sir, they either try and do excessive delay in paying the money or they try and curtail the amount. The attitude is how not to pay the money. And apart from going to a consumer forum, which is a very lengthy process for most of us, the Bima Bharosa portal does not work. I mean, in a country of our size, the very fact that only 99,000 claims have been processed, I think if we add all of us together, only we would get to 40,000 claims. So 99,000 claims. So, sir, can you do something to make it a little more stringent? Thank you. अध्यक्ष महोदय, जो हमारा इल्डाई के द्वारा शिकायत निवारण तंत्र है, जो माननीय सदस्य ने कहा कि बीमा भरोसा पोर्टल ठीक से काम नहीं करता है, उसके अलावा भी पीएमओ पब्लिक ग्रीवांस पोर्टल भी है, सीपी ग्राम्स भी है, सेंट्रल ग्रीवांस मैनेजमेंट सिस्टम भी है, इल्डा का एकीकृत शिकायत मैनेजमेंट सिस्टम भी है। इन सभी माध्यमों से प्राप्त शिकायतों को नियमित मॉनिटरिंग भी होती है और इसके अलावा बीमा ओम्बुड्समैन भी
है जहां पर ग्राहक शिकायत निवारण संस्तुत न होने पर अपील भी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर रामजी लाल जी। माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बीमा के नाम पर पंजाब पीएनबी, मेटलाइट, स्टेट बैंक मेटलाइट करके कंपनियां काम बीमा का कर रही हैं और आम जनता ये समझकर कि ये पंजाब नेशनल बैंक का शाखा है और उसमें बीमा कराती हैं और उसमें बड़े पैमाने पर धांधली हो रही है। क्या माननीय मंत्री जी, विशेष रूप से मैं अपने ज़िले का, अपने क्षेत्र का टांडा में पंजाब नेशनल बैंक में लोगों ने, हमारे क्षेत्र के लोगों ने पीएनबी मेटलाइट के अंतर्गत पैसा जमा किया और उसका धोखाधड़ी बड़े पैमाने पर हुई है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहूँगा कि क्या इस तरह के जो धोखाधड़ी है उसको रोकने के लिए कोई समुचित व्यवस्था करने का काम करेंगे? अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही बताया कि रिडाई द्वारा इसकी सारी व्यवस्था तमाम तरीके हैं, लेकिन माननीय सदस्य के अगर क्षेत्र का कोई विषय है, स्पेसिफिक कोई होगा तो बताएंगे, मैं दिखा लूँगा। क्वेश्चन नंबर 27 डॉक्टर मोहम्मद जावेद। माननीय मंत्री महोदय, की पटल पर रखा गया। माननीय सदस्य। थैंक यू सर। सर, राइट टू एजुकेशन 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने लाया था, ये सोच के कि हर बच्चे को तालीम फ्री मिलेगी और वो भी कंट्रीब्यूट कर सकेंगे। हमारा पहले का जो क्वेश्चन है उसका जवाब नहीं आया, लेकिन मैं बताना चाहूँगा माननीय मंत्री जी को आपके माध्यम से कि ओवर 1 लाख स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स हैव क्लोज्ड इन द लास्ट 5 years, जिसमें 1,35,00,000 बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। और ये जो स्कूलें बंद हुई है सर, ये ज़्यादातर ट्राइबल एरियाज़ में या जहाँ एससी पॉपुलेशन, माइनॉरिटी पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ पे बंद हुआ है। तो मैं जानना चाहूँगा माननीय मंत्री जी से कि क्या ये जो क्लोजर कराया गया है और इतने बच्चे जो बाहर हैं स्कूल से, उनको क्या असेसमेंट किया उन्होंने जो स्कूल बंद किया इन्होंने, और अगर तालीम देना चाहते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री कहते हैं पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत, तो यहाँ तो पढ़ाई का साधन ही बंद हो रहा है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये स्कूल जो बंद हुए हैं सर, ये कब तक चालू करेंगे और एडिशनल, चूँकि आबादी बढ़ रही है तो और एडिशनल स्कूल्स कब देंगे, और नहीं देंगे तो क्यों नहीं देंगे सर? थैंक यू सर। अध्यक्ष जी, शिक्षा ज्योति दायित्व में रहने वाला दुनिया है, ये कॉन्करेंट लिस्ट में है। स्कूल शिक्षा, स्कूल कितने खुलेंगे, कितने चलेंगे, इसकी दायित्व राज्य सरकारों की है। अभी जो यूडाइस की पोर्टल में हमारे पास जानकारी है, देश में अभी 10,13,332 स्कूल हैं। ये अभी देश को, भारत सरकार को स्कूल खुलवाना नहीं होता है या बंद नहीं करना होता है। भारत सरकार अपने एक नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क देती है, पढ़ाई क्या होगी, उसके लिए कुछ वित्तीय मदद भी करती है, लेकिन स्कूल कहाँ खुलेगा ये राज्यों की अधिकार की विषय है, वो अपना अपना रेशनलाइजेशन करते हैं। बाकी एक विषय रहा कि बच्चे कितने बाहर गए, ये तथ्य शायद उनके पास जहाँ से आती है। सब इन दिनों में एंटायर डाटा डिजिटलाइजेशन हुई है इस देश में। जो आरटी के बाद बहुत जगह पे कुछ राज्यों में थोड़ा बढ़ चढ़ के नंबर आरटी रिम्बर्समेंट के लिए बनाई जाती थी, लेकिन इन दिनों में हमारे डिजिटल इंडिया मिशन के तहत जब हम लोगों ने विद्या समीक्षा केंद्र यूडाइस को डिजिटलाइज करवाया, आपार आईडी बनवाया, तब कुछ राज्यों में, कुछ इलाका में सही जानकारी आ रही है। इसमें से कुछ रेशनलाइज करते करते नंबर ऊपर नीचे दिख रहा है। ऑनरेबल सदस्य। थैंक यू सर। सर, एक उसी से ताल्लुक़ रखने वाला मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी का मसला है सर, जिसके बारे में आपने भी बहुत चेष्टा की, लेकिन 12-13 साल होने के बावजूद भी एएमयू किशनगंज में अभी तक फंड नहीं दिया गया। कई मरतबा पिछले 7 सालों में आपके इजाज़त से क्वेश्चन भी किया, कई मरतबा माननीय मंत्री जी से भी मिला। तो मैं जानना ये चाहता था कि अभी सामर्थ्य पोर्टल में आपने कहा कि उसमें डलेगा तभी आपको टीचिंग नॉन टीचिंग मिलेगा,
तो अब ये कब तक मिलेगा या नहीं क्यों मिल रहा है, ये मैं जानना चाहता हूँ कि इज इट बिकॉज AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है? अगर ऐसा है तो आप BHU खोल दीजिए, आप क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज खोल दीजिए। हम तो डिप्राइव इतने हैं कि किसी भी धर्म का खोल लीजिए आप, लेकिन हमें AMU का जो पैसा है इसको कब तक रिलीज करेंगे और हमारे टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ कब तक देंगे? थैंक यू सर। जी, ये प्रश्न मूलतः स्कूल विभाग की है। आदरणीय सदस्य हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के बारे में प्रश्न पूछने। अभी अभी मेरे मित्र OSCG भी आए थे, उनको वहाँ अच्छा समर्थन भी मिला है। उन्होंने भी AMU के बारे में मेरे सामने कुछ विषय रखा है, उसकी सही समय में चिंता किया जाएगा। श्री भजन, सही समय तो कभी भी आ सकता है। श्री भजन लाल जाटव जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, जो कि उन्होंने 1 करोड़ के आसपास तो स्कूल पूरे देश के अंदर बंद कर दिए और अकेले राजस्थान के अंदर जो 1,23,24 के अंदर 1,07,757 स्कूल थे, आज 24-25 के अंदर 24-25 के अंदर 1,63,302 स्कूल हैं। तो तकरीबन 1500 स्कूल 1 साल के अंदर आप लोगों ने बंद कर दिए। और देश के अंदर जनसंख्या बढ़ रही है, छात्रों का नामांकन बढ़ रहा है, छात्रों की संख्या बढ़ रही है और एक तरफ प्राइवेट स्कूलों की संख्या बढ़ रही है। मैं थोड़ा सा मंत्री अध्यक्ष जी का मत मान दो। एक तो आदरणीय सदस्य जी ने कहा कि देश में 1 करोड़ स्कूल बंद हो गए। अध्यक्ष जी, कुल मिला के देश में, मैंने पहले भी बताया, 10,13,000। 1 करोड़ नहीं, 1 लाख बता रहे थे, पर लेकिन राज्य सरकार का विषय है ना, ये तो इसको राज्य सरकार विषय, लेकिन अच्छा नहीं। अध्यक्ष जी, आप अनुमोदित जिस समय के बाद जहाँ से जाटव जी जिस पार्टी से आते हैं, उन्हीं की पार्टी की सरकार उन दिनों में राजस्थान में था जब स्कूल बंद हो रहे थे। थोड़ा वहाँ जा कस करके पूछ लेते। श्री मणिकम टेगोर। थैंक यू सर। सर, बयानबाजी नहीं, हर वो सरकार जहाँ स्कूल में बच्चे कम हो गए, सब जगह स्कूल बंद हुए हैं, ऐसा नहीं है। 14 साल से वेट कर रहे हैं सर विरुद्धनगर सर, I wanted to be specific to Honorable Minister, sir. Virudhunagar District Administration follows a structured real-time monitoring mechanism using a state government's common digital platform that identifies students absent more than 2 weeks in a school, sir. Periodic school dropouts list are being generated and cases has been distributed among the district level officers from the district magistrate to the tahsildars, fixing clear individual responsibilities. Assigned officers personally visit the children's homes, interact with the parents, guardians, identify reason for their dropout, sir, and facilitate their re-enrollment. Officers remain accountable until the child is brought back to school, ensuring follow-through rather than mere reporting, sir. This field-based ownership-driven model has shown positive outcomes in reducing dropouts in the district and preventing children early exposure to antisocial and vulnerable situations. I request, sir, to clarify whether the Honorable Minister has taken note of this study and is there any, whether he can study this model, and the model is a low-cost and scalable model and replicable and may be considered to adoption across this country to strengthen the school retention and achieve universal education goals, sir. Thank you, sir. Sir, many states has adopted their own unique model, like my dear friend Manikam Tagore quoted the Virudhunagar model. He said it might be a good model. Certainly, I will look into that. Many states have adopted unique model to improve the dropout, to face the challenge of dropout issue. And the pan-India level, Government of India is giving allocation, giving fund to develop Vidya Samiksha Kendra to monitor the last mile students in the classroom. This is a good model. Many states are adopting such good models. Question number 29, Sri Ummedaram Beniwal. 29. माननीय मंत्री महोदय, सदन की पटल पर रखा गया। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने मेरे क्वेश्चन के जवाब में बताया कि लगभग 10 से 15% बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं 12th तक।
लेकिन सारी गणना की जाए प्राइमरी से लेकर 12th तक तो लगभग 20% बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, और इसमें स्कूल छोड़ने का मुख्य कारण गरीबी और ख़राब स्वास्थ्य बताया गया है। तो मंत्री जी से मैं पूछना चाहूँगा कि खराब स्वास्थ्य को ठीक करने और गरीबी उन्मूलन के लिए आपने बच्चों के लिए क्या उपाय किए गए हैं? अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने कहा कि स्कूल शिक्षा मूलतः राज्य सरकार की दायित्व में रहने वाला दुनिया है, लेकिन स्कूल ड्रॉप आउट एक राष्ट्रीय चुनौती है। धीरे धीरे उसको आज प्राइमरी लेवल पे इसकी 70% GR हो पाती है। जैसे जैसे बच्चों की आयु बढ़ती है, ये 8वीं तक जाते हैं, फिर 10वीं तक जाते हैं, 12वीं तक तो वहाँ ड्रॉप आउट होती है। इसके कई कारण है। भारत सरकार अपने समग्र शिक्षा योजना में एडिशनल क्लासरूम, पोषण योजना, KGBB, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हॉस्टल, विशेष करके इस प्रकार की अनेक उपक्रम को, अनेक इनिशिएटिव को लिया है, जिसमें बच्चे स्कूल में रहें और पढ़ाई की काम पे लगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा को जॉयफुल करने के लिए, जो अभी हम लोगों ने PM श्री स्कूल की उल्लेख कर रहे थे, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को उल्लेख कर रहे थे, ये सभी इनिशिएटिव, सभी प्रयास उसी दिशा में। स्कूल में ज़्यादातर बच्चे रहें, लेकिन प्राइमरीली हर एक राज्य की अनेक अपना अपना मॉडल है, उसको ध्यान देना पड़ेगा। ऑनरेबल मेंबर, मंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं कि जर्जर स्कूल के भवन होने की वजह से कितनी स्कूलें मर्ज कर दी गई है, और मेरे संसदीय क्षेत्र में आवासीय स्कूलों के अंदर क्या क्या शिकायतें आई है और उनको निवारण के लिए क्या उपाय किए गए? अब आपके संसदीय क्षेत्र में क्या शिकायत हो, मंत्री को राज्य के मंत्री से पूछना। अध्यक्ष जी, आपने सही संरक्षण दिया है, लेकिन मैं एक जर्जर स्कूल के बारे में बात आपके सामने कहूं। आपने ही एक बार खुद चिंता जताई थी आपके गृह राज्य में इसकी कैसे सुधार हो। आप ही के सामने हम भारत सरकार के उच्च अधिकारी, राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बैठ के एक महत्वाकांक्षी योजना बनाई है। समग्र शिक्षा के तहत उनकी जो अनुदान है, विशेषकर राजस्थान की जो भौगोलिक परिस्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए आपके निर्देश से उसको विशेष ध्यान देने की व्यवस्था की जा रही है। श्री राजकुमार रोत। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं जिन विषयों को उठाना चाह रहा था आप मंत्री जी ने बता दिया है, लेकिन प्रश्न के जवाब में जो आया कि स्कूल छोड़ने का मुख्य कारण गरीबी, बीमारी, बच्चों के घरेलू कार्य होने की वजह से स्कूल छोड़ा जा रहा है। मतलब ड्रॉप आउट बच्चे व बच्चे के परिवार की समस्या है, लेकिन सरकार की ओर से कोई समस्या नहीं। मैं जानना चाहूँगा कि क्या सरकार भौतिक विद्यालयों के अंदर भौतिक असुविधा के कारण बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं? क्या ये सच्चाई सरकार स्वीकार करना चाह रही है? राजस्थान के अंदर झालावाड़ बड़ा हादसा हुआ, छत गिर गई, बच्चे मर गए। आज राजस्थान के अंदर हजारों स्कूलें PS और UPS स्कूलें सीनियर में मर्ज कर दी, जो 5-5 किलोमीटर तक की दूरी, और इस वजह से आज बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं। तो क्या सरकार भौतिक सुविधा कराने की मंशा रखती है? मंत्री महोदय। अध्यक्ष जी, ये विषय सभी के दायित्व में होती है। बच्चे स्कूल में आए, अभी जैसे आदरणीय मानिकम ठाकुर जी ने एक मॉडल बताई, इससे समाज की दायित्व होनी चाहिए बच्चे स्कूल में रहे। इसको एक कई विषय है, इसकी फिजिकल चैलेंजेस है, दूरी है, विशेष करके जो विषय उल्लेख किया गया है, गरीब तबके के घर के बच्चों को विशेष ध्यान देना चाहिए। अनेक राज्यों में इसके बारे में अनेक अच्छा उपक्रम किया गया है। एक राष्ट्रीय आंदोलन में आपके माध्यम से अपील करूंगा, सभी माननीय सांसद अपने कम से कम चुनाव क्षेत्र में बार बार घूम के बच्चे स्कूल आए, इस प्रकार की दायित्व में लगनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30, डॉक्टर श्रीकांत एकनाथ शिंदे। क्वेश्चन नंबर 30 सर। माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर सदन के पटल पर रखा गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट चिंता व्यक्त की है कि देश में डेवलपमेंट कार्य के लिए नियम है, लेकिन डेमोलिशन एक्टिविटीज़ के लिए कोई रेगुलेशन नहीं है, जिसके कारण सड़कों पर फेंका गया मलबा, जो डेब्रीज है, PM10 प्रदूषण का प्रमुख स्रोत बन गया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि सरकार मैंडेटरी डेमोलिशन परमिट की व्यवस्था लागू करने पर विचार कर रही है क्या, जिसमें मलबा निस्तारण की पूर्व योजना अनिवार्य हो, और सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए निजी बिल्डरों, प्राइवेट सेक्टर के लिए ये कंपलसरी किया जाएगा कि वे अपने निर्माण कार्यों में स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ रिसाइकल्ड मटेरियल का उपयोग करें।
माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है और सरकार ने सर्कुलर इकोनॉमी की दृष्टि से अभी हाल ही में 2 रूल्स जारी किए हैं। जो सबसे पहला विषय है वो कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट का है और हम सब जानते हैं कि कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन वेस्ट के कारण काफ़ी जो मलबा है वो पड़ा रहता है और उसका रीयूज़ भी नहीं होता है। हाल ही में इस महीने में हमारे मंत्रालय के द्वारा कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन रूल्स को जो है वो जारी किया गया और जो दूसरा विषय है वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का है और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में भी अब हमारे ड्राफ्ट रूल्स लागू होने वाले हैं, जिसके अंतर्गत 20,000 मीटर की जो ये रेजिडेंशियल एरिया है वहाँ से जो कचरा होता है या जो 100 किलो कचरा उत्पादन होता है या 4,000 लीटर से ज़्यादा जो वाटर वेस्ट है उनको सबको इसको रिसाइकल करके देना होगा। उसके प्रावधान मंत्रालय की वेबसाइट पे भी है, माननीय सदस्य को भी उपलब्ध करा दिए जाएंगे। धन्यवाद मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, कैंपा फंड के अंतर्गत 84,000 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध है, लेकिन इनका यूटिलाइजेशन सुदूर वनों में वृक्षारोपण के लिए किया जाता है, जिसका लाभ प्रदूषित शहरों के निवासियों को प्रत्यक्ष रूप में नहीं मिल पाता। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार कैंपा नियमों में संशोधन करेगी। इस राशि का एक निश्चित भाग नॉन अटेनमेंट शहरों के भीतर मियावाकी मेथड से अर्बन माइक्रो फॉरेस्ट विकसित करने के लिए आरक्षित करेगी, ताकि कंक्रीट के जंगलों के बीच में ग्रीन स्पेसेस का डेवलपमेंट हो, जिससे प्रदूषण कम हो सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, देश में हरित आवरण को बढ़ाया जाना बहुत आवश्यक है और इस हरित आवरण को बढ़ाने के लिए कैंपा की राशि का भी उपयोग किया जाता है। जैसा कि माननीय सदस्य ने विषय रखा था कि नगरीय क्षेत्रों में इसके लिए क्या प्रावधान है। नगरीय क्षेत्रों में हमने नगर वन का प्रोविज़न किया है। मंत्रालय को अगर नगर वन का प्रस्ताव भेजा जाता है तो कैंपा के अंतर्गत नगरीय क्षेत्रों में नगर वन के लिए हम लोग ये कार्य करते हैं। इसको नमो वन के नाम से भी अब हम लोग विस्तृत कर रहे हैं। देश में लगभग 300 से ज़्यादा नमो वन हमने बनाने के कार्य किए हैं। अगर कोई माननीय सदस्य के और किसी भी सदस्य के, यहाँ बैठे हुए सभी सदस्यों से कहना चाहूँगा कि अपने संसदीय क्षेत्र का कोई प्रस्ताव अगर वो राज्य सरकार के द्वारा अनुशंसा कराएंगे तो हम सब मिलकर हरित आवरण को बढ़ाने के लिए कार्य करेंगे कैंपा के अंतर्गत। श्री रविंद्र दत्ताराम वायकर। माननीय अध्यक्ष महोदय, धूल बैठने के नाम पर हम टैंकरों से लाखों लीटर साफ पानी सड़कों पर बहा रहे हैं। ये तरीका न केवल खर्चीला है बल्कि पूरी तरह से बेअसर भी है, क्योंकि धूप निकलने की पानी सूख जाता है और धूल फिर से उड़ जाती है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि दुनिया भर में ऐसे 10 प्रेजेंटेंट यानी विशेष लिक्विड इस्तेमाल होते हैं जो हवा से नमी को सोख कर धूल को घंटों तक दबाए रखते हैं। मेरा प्रश्न ये है, मैं मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ये ऐसे सुरक्षित और इको फ्रेंडली केमिकल की कोई नामक सूची, स्टैंडर्ड लिस्ट तैयार की है और क्या सरकार नगर निगमों को यह सख्त निर्देश देंगी कि वे बहुमूल्य पानी की बर्बादी बंद करें और इस वैज्ञानिक विकल्पों का उपयोग अनिवार्य रूप से करें। महोदय, एनकैप के अंतर्गत हम लोग इस पे धूल नियंत्रण के लिए सिटी स्पेसिफिक प्लान बनाने की बात करते हैं। सिटी स्पेसिफिक प्लान का अर्थ ये है कि आपके क्षेत्र की आवश्यकताओं के हिसाब से आप ग्रीनिंग का कार्य करें। मुझे लगता है इसका एक अच्छा उदाहरण हमने कई शहरों में किया है कि जो झाड़ियां हैं, बुशेज हैं, उनको लगाने से नियंत्रण है। दूसरा जो छोटी बस्तियां हैं वहाँ पर अंतिम छोर तक उसको पक्का करने की व्यवस्था है, पेड़ लगाने की व्यवस्था है। सिटी स्पेसिफिक प्लान के अंतर्गत इस कार्य को किया जाता है और उसके साथ ही साथ आज के समय में जिस तरीके से सड़कों का निर्माण हो रहा है, इस धूल पर नियंत्रण के लिए जो मैकेनाइज्ड स्वीपिंग है उसके लिए भी हम लोग सभी राज्यों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। एनसीआर रीजन में भी हमने जितने भी कॉरपोरेशंस हैं उनको मैकेनाइज्ड स्वीपिंग के लिए प्रोत्साहित करने का कार्य किया, जिससे धूल पर नियंत्रण प्राप्त हो सके। क्वेश्चन नंबर 31 श्री बस्तीपति नागराजू। Question number 31, sir. मान Respected Speaker, sir, another important aspect to ensure the growth of talent in India's infrastructure. The Sports Authority of India Center in Kurnool has the foundational infrastructure, but lacks of essential amenities and modern training facilities for developing young talent. Sir, a key proposal is the laying of a 400-meter synthetic athletic track with 6 lanes at Adoni town in Kurnool district. In the year of
2021 to 22, the proposal is already submitted to the ministry. In this regard, considering the increased allocation to the sports ministry in the current budget, I would like to ask the minister whether this project will be approval for the development of sports ecosystem in Kurnool. Thank you, sir. माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने खेलो इंडिया सेंटर के बारे में प्रश्न पूछा है। देश में कुल मिला के 1067 खेलो इंडिया सेंटर है। खेलो इंडिया सेंटर पर लोकल स्कूल गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स, उसमें से जो टैलेंट निकलती है, ये टैलेंट को वहाँ से आइडेंटिफाई करा जाता है और उसको नर्चर करा जाता है। और हर स्टेट में एक खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सलेंस है। खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सलेंस स्टेट में जो आइडेंटिफाई टैलेंट है उसको वहाँ रखा जाता है, नर्चर करा जाता है। माननीय सदस्य ने जो कहा है, एक स्टेट में एक खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सलेंस में उसको खेलने के लिए विशेष तालीम दी जाती है। प्रश्नकाल समाप्त। माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ माननीय सदस्यों का कई विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना की आज अनुमति प्रदान नहीं की गई है। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2 श्री अश्विनी वैष्णव। Honorable Speaker, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House a copy of the detailed demands for grants, Hindi and English versions of the Ministry of Railways for the financial year 26-27. Item number 3, Sri Gajendra Singh Shekhawat. With your permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 3 in today's revised list of business. Thank you, sir. Item number 4, Sri Arjun Ram Meghwal. Sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House papers pertaining to the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship and Ministry of Education, as mentioned against the name of my colleague Sri Jain Chaudhary, as per the today's revised list of the business. Thank you, sir. Item number 5, Sri Pankaj Chaudhary जी. माननीय अध्यक्ष जी, मैं आज की संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के सामने मत संख्या 5 पर वर्णित कागजात आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूँ। Item number 6, Sri Shobha Karandlaje. अध्यक्ष जी, आज का आपका अनुमति से आज का कार्यसूची में मेरा नाम के सामने उल्लेखित दस्तावेज सदन के पटल पर रखती हूँ। Item number 7, Sri Kirti Vardhan Singh. Honorable Speaker, sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House the papers related to the Ministry of Environment, Forests and Climate Change, as mentioned against my name at serial number 7 in today's revised list of business. Thank you. Item number 8, Srimati Raksha Khadke. Honorable Speaker, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the paper as shown against my name at serial number 8 in the today's revised list of business. इसको रक्षा खड़से कर देना। Item number 9, Sri Sukant Majumdar. Sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 9 of today's revised list of business. Item number 10, Sri Kiren Rijiju जी. अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य मंत्रणा समिति का 14वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं। Item number 11, Sri Kiren Rijiju जी. Sir, I rise to move the following: that this House